करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात रे सिर पर पड़े निशान। दोस्तों, ये मेरे जीवन का मूल मंत्र था। कोई भी काम हार्ड नहीं होता है, अभ्यास से सारे काम आसान हो जाते हैं। शुरू शुरू में वो लगते हैं अपन को कि यार ये इतना पहाड़ जैसा बड़ा काम मेरे से थोड़ी होगा, बट जैसे ही आप उसको शुरू करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों, ऐसा रिसर्च बताते हैं कि यदि आप 1000 घंटे किसी काम को कर लो तो आप में स्वतः ही इतना परफेक्शन आ जाता है कि आप एक इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इसको बना सकते हो। जैसे एग्जांपल से समझो कि मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और यदि आपने 1000 घंटे तक खेलने की प्रैक्टिस कर ली तो आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सकते हो। तो सारा ये माजरा जो है वो है प्रैक्टिस। तो इसलिए मैंने कहा कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। जो जड़मति होता है, जिसको बिल्कुल कुछ याद ही नहीं होता, साहब पढ़ लिया याद नहीं होता, वो जड़मति होती है, जिसकी बुद्धि जड़ जैसी होती है, वो भी सुजान हो जाएगा, यानी विद्वान हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार से रस्सी जो होती है शिला पे बार बार चल के, अब रस्सी और शिला का बताओ क्या संबंध है। शिला एक पत्थर की बनी होती है, रस्सी एक जूट की बनी होती है, लेकिन वो भी उस पर बार बार चल करके उस पर निशान बना देती है। दोस्तों, तो इसी जोश और जुनून के साथ सभी को नमस्कार, और आशा करता हूं कि आप सभी कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपनों के बीच होंगे और अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी योजनाएं बना रहे होंगे और उस पर काम कर रहे होंगे। तो आज एक शानदार टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, जॉन मिल्टन का, जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड की कड़ी के अंतर्गत चल रहा है। जॉन मिल्टन का देखो, पहले मैंने अबाउट द पोइट बताया, फिर अबाउट द पोएम बताया, और अब फिर उसकी अबाउट द पोएम बताने के बाद उस पोएम का एनालिसिस किया, उसमें पूरी छोटी छोटी बातें जो भी थी वो डिस्कस की, उसका अर्थ बताया आपको वर्ड टू वर्ड। और अब ये अंतिम वीडियो है जो 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन में इस पे बना करके आपको, तो ये पूरा चैप्टर, ये जो पूरा टॉपिक है जॉन मिल्टन का, एकदम क्लियर हो गया। अब कहीं पर भी कोई चीज ऐसी नहीं रही जो छूटी हो, इससे बाहर एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, टाइम को वेस्ट बिना किए हुए है। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्विस गॉड। कि किस प्रकार से एक व्यक्ति भगवान की सबसे अच्छी सेवा कर सकता है, मिल्टन के अनुसार उसकी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कैसे बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें पहला है बाई रिटर्निंग ए चाइल्ड। बाई रिटर्निंग ए चाइल्ड का मतलब होता है कि जब मैं वापस लौट करके भगवान के पास जाऊंगा तो मुझे स्कोल्ड करेगा, मुझे डांटेगा, तो डांट सुन करके। बाई सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, अपनी जो विल है, इच्छा है, उसको शांति से सबमिट कर करके, उनको समर्पित कर करके। बाई एग्जैक्टिंग डे लेबर, दिन की जो परिश्रम होती है वो कर करके। बाई हाइडिंग वंस इनेट टैलेंट, और जो इनेट जो अंदर का जो टैलेंट है, अपने अंदरूनी जो टैलेंट है उसको छुपा करके। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा बाई सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, शांति से अपनी इच्छाओं को भगवान को समर्पित करके। और ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है अभी जो 9 जनवरी या 11 जनवरी को जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आया था। और ये अपन ने पहले की वीडियो में आप देख सकते हो, डिस्कशन कर चुके हैं कि जो अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर देता है वही भगवान की अच्छी सेवा करता है। और उस पोएम में एक लाइन भी आती है कि जो शांति से इंतजार करता है और खड़ा रहता है वही भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है। लास्ट लाइन है पोएम की, पैराडॉक्स भी है उसके अंतर्गत, तो उसी से ये क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा देखो दोस्तों, द फिगर ऑफ स्पीच इन, ये लाइन है, द फिगर ऑफ स्पीच बट पैसेंट टू प्रिवेंट द मर्मर सून रिप्लाई। ये लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो दोस्तों, ये अपन ने पहले डिस्कशन कर चुके हैं,
तो ये भी 11 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें ये भी उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों मैंने पहले लिखे हैं। तो इसमें देखो दोस्तों क्या है, सिमिली में आपको पता है लाइक होता है, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें एलर्जी भी नहीं है और इस पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। कैसे है, क्योंकि ये पेशेंस क्या होता है, धैर्य। ये पेशेंस कभी व्यक्ति की जैसे रिप्लाई नहीं करता, लेकिन इसका व्यक्तिकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो वो क्या है, जल्दी से उसको आंसर देता है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। तो देखो दोस्तों दोनों क्वेश्चन, यदि अपन ने वीडियो पढ़े अच्छे से, अपन को अच्छे से उसको देखा हो, तो ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। अगला है द पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों पर चर्चा कर रहे थे, पैराडाइज लॉस्ट है वो मिल्टन के द्वारा, ये क्या है, एक ईपिक है यानी कि महाकाव्य है। लिसिडास बाय मिल्टन, ये जो है एलजी है, एक शोक गीत है। लिसिडास जो है मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ है, ये एक एलजी है। सैमसंग एगोनिस्ट, सैमसंग एगोनिस्ट जो इसकी कृति है वो मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। वो क्या है, एक क्लोसेट ड्रामा है। क्लोसेट ड्रामा के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि ऐसा ड्रामा जो सिर्फ लिखा गया हो, उसका मंचन नहीं हुआ हो, उसको क्लोसेट ड्रामा कहते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द फेमस प्रोज वर्क बाय मिल्टन, जो प्रसिद्ध प्रोज वर्क है दोस्तों, देखो वर्क तो सारे इसमें, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, कॉमस है, एरोपेजिटिका है और लिसिडास है, ये सभी वर्क मिल्टन के हैं। लेकिन ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, कॉमस है, लिसिडास है, ये तो क्या है, इसकी पोइट्री वर्क है। तो प्रोज जो वर्क है वो एरोपेजिटिका है दोस्तों। ये बहुत सारे लिखे थे उसने, लेकिन एरोपेजिटिका थी वो बहुत फेमस हुई थी। और कॉमस बाय मिल्टन, जो कॉमस है मिल्टन का, वो क्या है, वो मास्क है दोस्तों। सोनेट एंड एपिक और ड्रामा नहीं है, वो मास्क है। मास्क क्या होता है, जिसमें संगीत गाया जाता है और डांस किया जाता है, नृत्य, जिसमें गीत और नृत्य होता है, उसको मास्क कहा जाता है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो अपनी पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसकी राइमिंग स्कीम दोस्तों मैंने पहले की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाई है। ए बी बी ए सी डी ई। तो ये दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम है, ए बी बी ए सी डी। और ज्यादा अच्छी तरह से समझना होता प्रीवियस वीडियो देखें, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन्स एरोपेजिटिका, जो उसका प्रोज वर्क है एरोपेजिटिका, जो फेमस प्रोज वर्क है, उसका सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों देखो क्या है, मर्सी ऑफ गॉड नहीं है, आइडेंटिटी ऑफ पोइट नहीं, ये भी नहीं है, लिबर्टी ऑफ प्रेस, दोस्तों ये है इसका सब्जेक्ट मैटर। लव एंड नेचर नहीं है, तो लिबर्टी ऑफ प्रेस, जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात इसके अंतर्गत की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, मिल्टन सोनेट हैज, इस मिल्टन सोनेट में क्या चीजें हैं। तो इसमें आपको अच्छी तरह समझाया, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट का यूज हुआ है, यानी कि पहले ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन है, उसके बाद 6 लाइन का प्रयोग हुआ है, जिसकी राइमिंग स्कीम भी अपन ने डिस्कशन कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द वर्ड कॉमस, ये कॉमस शब्द है, इसका क्या मतलब है दोस्तों। तो एपोस्ट्रोफ है या एपोज है या सिमिली है या कंपैरिजन है। तो दोस्तों ये जो अपना ऑक्टेव खत्म होकर सेस्टम जब शुरू होता है, तो वहाँ एक पोज होता है, उसी को कॉमस कहा जाता है दोस्तों, जहाँ पर वोल्टा भी स्टार्ट होता है, तो एक तरह का पोज या कॉमा होता है ये, तो इसको ये है। अगला है दोस्तों, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, ये एक पॉलिटिकल सोनेट है या एक सोशल सटायर है या फिर ये लव पोएम है या एक रिलीजियस पोएम है। तो दोस्तों आपको पता है ये मिल्टन है वो भगवान से ही सारे सवाल जवाब करता है, तो ये एक धार्मिक जो है कविता है, पोएम है, रिलीजियस पोएम है दोस्तों। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बेस्ड ऑन, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो किस पे आधारित है। तो ये बता रहा है डिवाइन कॉमेडी पे है या फिर पैराबल ऑफ द टैलेंट है, गॉड एंड हिज अकाउंट है या फिर किसी से नहीं है। तो दोस्तों ये जो है पैराबल ऑफ द टैलेंट, आपको बताई हुई ये कहानी 3 सर्वेंट वाली, लॉर्ड था उसके 3 सर्वेंट थे, तो वो कहानी एक पैराबल ऑफ द टैलेंट, उसके आधार पे इसको बनाया गया है। द वर्ड टैलेंट, जो शब्द आया टैलेंट शब्द, इज इन मिल्टन सोनेट, इसका क्या मतलब है दोस्तों। टैलेंट ऑफ लिसनिंग, सुनने की जो टैलेंट होता है ये नहीं है, टैलेंट ऑफ पोइट्री ये है, टैलेंट ऑफ पोइट्री यानी कि जो पोइट्री रचना का टैलेंट है वो है दोस्तों। टैलेंट इन प्रेजिंग और टैलेंट ऑफ स्पीच ये दोनों नहीं है, टैलेंट ऑफ पोइट्री इसका सही आंसर है। हु इज नोन एज द लेडी ऑफ द कॉलेज बाय हिज मेट, जो उसके क्लासमेट्स थे, कॉलेज मेट्स थे,
उनके द्वारा लेडी ऑफ द कॉलेज किस पोइट को कहा गया है? तो ऑप्शन है शेली, शेली को नहीं कहा जाता था, बायरन, कीट्स और मिल्टन का सही आंसर है दोस्तों। मिल्टन को लेडी ऑफ द कॉलेज कहा जाता था, इसका रीजन मैंने बताया था, वो एक तो बहुत सुंदर था और उसके लंबे लंबे बाल थे, इस वजह से उसको लेडी ऑफ द कॉलेज। रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ प्यूरिटन एज? आपको पता है इसके अंतर्गत लिटरेचर के अंतर्गत अलग अलग एजेस है, तो उसमें प्यूरिटन एज का इनमें से कौन सा पोइट है? तो प्यूरिटन एज का दोस्तों मिल्टन ही है, तो मिल्टन इसका सही आंसर है। हाउ मैनी सोनेट आर रिटन बाय मिल्टन? मिल्टन ने कितने सोनेट लिखे? तो दोस्तों इसमें यह है कि टोटल तो उसने 24 लिखे थे, 19 थे वो इंग्लिश में लिखे थे, 5 थे वो लैटिन में लिखे थे। तो इसका सही जो आंसर है इसके लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा दोस्तों। अगर वो इंग्लिश सोनेट पूछते हैं तो सही आंसर हो जाएगा 19, अगर वो लैटिन सोनेट पूछते हैं तो 5 हो जाएगा, और टोटल सोनेट कुछ नहीं पूछा, हाउ मेनी सोनेट्स, देन 24 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हु रोट द सोनेट अबाउट मिल्टन एंड praised him as the soul was like a star and dwelt apart? दोस्तों ये लाइन किसने कही थी, किसके बारे में, किसके बारे में? हु रोट द सोनेट अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में सोनेट किसने लिखा और फिर उसकी प्रशंसा के अंतर्गत ये लाइन कही, द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड dwelt apart। तो दोस्तों मिल्टन ने खुद ने, ये आंसर गलत है, शैले ने भी नहीं कहा और कीट ने भी नहीं कहा, तो वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही थी और मिल्टन पे ही वर्ड्सवर्थ ने लिखा भी था, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर वर्ड्सवर्थ हुआ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई जो लाइन है वो है द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड dwelt apart। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज प्रोबेबली रिटन, मैंने संभवतः है, देखो फिक्स डेट किसी को पता नहीं है, अपने को पता है 1952 से 1652 से 1655 तक के बीच में इसका कालक्रम है। तो ये पूर्ण रूप से जो एज ऑफ 44 44 साल की उम्र में ये पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे, तो ये दोस्तों ये जो अप्रॉक्स है वो 1652 को ही माना जाता है। नेक्स्ट है, मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए, जो मिल्टन का सोनेट है वो क्या है? बायोग्राफिकल, दोस्तों ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, बायोग्राफिकल सोनेट, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग और नन ऑफ अबाउट। तो दोस्तों पहला ऑप्शन बायोग्राफिकल है, जबकि ये बायोग्राफिकल नहीं है, ऑटोबायोग्राफिकल है, तो अपन कहीं कंफ्यूजन में, तो ये पूरे ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। तो ऑटोबायोग्राफिकल ये अपने बारे में ही लिखा गया है, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। रुक करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु कम्स टू मिल्टन्स रेस्क्यू एट द क्रूशियल मोमेंट ऑफ अटर डिसअपॉइंटमेंट इन हिज पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? जब मिल्टन परेशान हो गया तो उसको बचाने के लिए कौन आता है? तो पहला है उसका टेरेंट आता है, दूसरा है गॉड, तीसरा है पेशेंस और चौथा है अपना मिल्टन सो। तो दोस्तों आपको पता है पेशेंस मींस रिप्लाई, पेशेंस उसको, तो दोस्तों पेशेंस इसका सही आंसर है, क्योंकि पेशेंस ही उसको रिप्लाई करता है जब वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, उसका धैर्य ही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द वाइड वर्ल्ड अपीयर्स डार्क टू मिल्टन? जो ये विस्तृत संसार है मिल्टन को अंधकार में क्यों दिखता है, इसका क्या रीजन है? तो देखते हैं। बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, बूढ़ा होने के कारण, बिकॉज ऑफ हिज आई साइट बिकम वीक, उसकी आई साइट थी वो कमजोर हो गई, इसलिए बिकॉज ऑफ लॉस्ट हिज आई साइट। तो सही आंसर दोस्तों आई साइट का लॉस्ट होना होता है, कमजोर नहीं होती थी, उसका पूर्ण रूप से अंधाई हो जाता है, तो इसका सी सही आंसर है। Whose state is kingly in Milton's view? मिल्टन्स व्यू के अकॉर्डिंग, मिल्टन के अनुसार किसका साम्राज्य है वो किंगली है। तो मिल्टन खुद का नहीं, गलत आंसर है। राइटर्स स्टेट यानी जो लिख रहा है लेखक का नहीं, गॉड्स स्टेट, तो भगवान का जो स्टेट है वो किंगली है, नन, तो भगवान का स्टेट इसमें किंगली है दोस्तों। Who passed over land and ocean without rest? वो कौन लोग हैं जो समुद्र और पृथ्वी के ऊपर बिना आराम किए हुए पोस्टेड है और भगवान की आज्ञा का जो है इंतजार करते हैं? वो है दोस्तों मैन नहीं, मिल्टन खुद भी नहीं है, एंजल सही आंसर है, गॉड खुद भी नहीं है। तो एंजल जो देवदूत हैं, भगवान के दूत हैं, एंजल्स हैं, वो हर टाइम खड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, मिल्टन प्रेजेंटेड द गॉड इन द टॉम ऑफ, इस पोएम के अंतर्गत
मिल्टन ने भगवान को किस रूप में पुकारा है, किस किस नाम का यूज किया गया है? तो पहला है किंग, दूसरा है मास्टर और तीसरा है मेकर। दोस्तों तीनों आंसर इसके सही है, इसलिए चौथा आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्मर सून रिप्लाइज हियर द वर्ड मर्मर रेफर टू। मर्मर का क्या मीनिंग है यहाँ पर? तो इसका मतलब गॉड है क्या? नहीं है। मिल्टन ये भी नहीं है। प्रेयर ये है और नन। यानी कि मरमर का मतलब जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तो यहाँ मरमर का मीनिंग है प्रेयर करना, प्रार्थना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द सेस्टेड पार्ट द पोइट फील्स हिमसेल्फ। देखो दोस्तों सोनेट के दो पार्ट बताए अपन, ऑक्टिव और सेस्टेड। तो सेस्टेड कौन सी? नीचे की जो 6 लाइन है, उस 6 लाइन में पोइट ने कैसा महसूस किया अपने आप में? फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्पैरेज्ड, reserved and optimistic, depressed and sad, all of these। तो दोस्तों इसका सही है सेस्टेड में क्या होता है? वो रिजर्व्ड हो जाता है, अपने आप में ही सीमित हो जाता है और थोड़ा आशावादी बन जाता है, ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है ऑक्टेव पार्ट मिल्टन सोनेट एक्सप्रेस। ऑक्टेव पार्ट में मिल्टन के सोनेट में कौन सी बात एक्सप्रेस होती है? तो देखो ऑप्टिमाइज होता है वो, या पेसिमिज्म होता है, यानी कि निराशावादी होता है या आशावादी होता है, या बहुत दोनों होता है या कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ऑक्टिव में क्या होता है? वो निराश होता है। तो पेसिमिज्म यानी कि पेसिमिज्म होता है वो, पेसिमिज्म इसका सही आंसर है। Who are the best devotees of God? भगवान का सबसे अच्छा डिवोटी कौन है, पूर्ण रूप से समर्पित कौन है? तो पहला है who, those who are only stayed and wait। जो व्यक्ति सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं वे लोग हैं। Those who passed over land and ocean without rest। वे लोग जो समुद्र और पृथ्वी पर बिना आराम किए हुए सेवा कर रहे हैं। Those who bear his mild yoke, या फिर उसका वो जो माइल्ड योग है, यानी कि जो करुणा भई दुख है उसके जो सहन करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ों का वर्णन जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में दोस्तों हुआ है। तो इस तीनों प्रकार के लोग ही वो सभी जो है भगवान की अच्छी सेवा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, यानी कि आदमी के द्वारा किए गए कार्य और उसके भगवान के द्वारा दिए हुए गिफ्ट। हिज ओन गिफ्ट इन द लाइन रेफर। जो ओन गिफ्ट है, ओन गिफ्ट का मतलब इसमें क्या है? मिल्टन की पोइटिक टैलेंट है वो है, या गॉड गिफ्ट ऑफर्ड टू मिल्टन वो है, या मिल्टन्स लाइफ है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो मिल्टन को देखो, ये दोनों ऑप्शन है, थोड़े सिमिलरिटी है इसमें, लेकिन सही ये होगा गॉड गिफ्ट ऑफर्ड टू मिल्टन। जो गॉड गिफ्ट यानी कि उसने जो पोइटिक टैलेंट दिया था वो मिल्टन का इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट अकर इन। ये जो लाइन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, पहले के एग्जाम में, बहुत इजी है कि ये ग्रेसियन अर्न का है ये लाइन, या ऑटोमक का है, या फिर ऑन इज ब्लाइंडनेस का है, या नन है। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसी की ये लाइन है। द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश सोनेट बाई मिल्टन इज। देखो इंग्लिश सोनेट की बात कर रहे हैं तो अपन सही आंसर अपना 19 हो जाएगा दोस्तों। और द टोटल नंबर ऑफ द लैटिन सोनेट बाई द मिल्टन, लैटिन सोनेट की बात कर रहे हैं तो 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है टोटल सोनेट, उसके 24 थे। अगर आपको इंग्लिश के पूछे तो 19, लैटिन का पूछे तो 5, और टोटल पूछे कुछ नहीं पूछे इंग्लिश लैटिन तो फिर 24 इसका आंसर होगा। Who introduced पेट्रार्कन सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंतर्गत पेट्रार्कन जो सोनेट है उसका इंट्रोड्यूस यानी कि परिचय किसने करवाया था, शुरुआत किसने की थी? दो बात आएगी दोस्तों, एक तो डेवलपमेंट किसने किया, और एक इंट्रोड्यूस। तो डेवलपमेंट में तो मिल्टन का नाम आएगा, और इंट्रोड्यूस जो करने वाले थे वो थे अपने यार्ड, जो पोएट यार्ड थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन द फॉर्म ऑफ। कौन से फॉर्म में लिखी गई? क्या ये एक होमरिक से मिली थी, या ब्लैक वर्ज में लिखी गई, या फ्री वर्ज में लिखी गई, या सोनेट में लिखी गई? तो दोस्तों पता है आपको ये ब्लैक वर्ज के अंतर्गत लिखी गई है।
द लाइन व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो ये लाइन है, इसमें सजेस्ट मिल्टन अपन को क्या सुझाव देता है, क्या वो कहता है, क्या वो अधीर हो जाता है, इम्पेशेंस हो जाता है, बिलीफ इन गॉड, क्या उसका भगवान के अंतर्गत विश्वास है, या फिर एफोर्ट एंड इंटेंशन, उसका वो प्रयास कर रहा है या इरादा है उसका कुछ, और लास्ट है डेस्पायर एंड हेल्पलेसनेस। तो ये दोस्तों जब वो अंधा हो जाता है तो उसके अंतर्गत एक निराशा आती है और एक हेल्पलेसनेस होती है, उसकी निसहायता की बात आता है कि अब मैं जो है किसकी हेल्प लूंगा मेरी ये पोइटिक जो टैलेंट है उसको बताने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेस्पायर एंड हेल्पलेसनेस। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन, मिल्टन पूर्ण रूप से अंधा कब हो गया था? तो एट द एज ऑफ 44 उम्र के अंतर्गत वो, यानी कि 1652 के अंतर्गत वो पूर्ण रूप से अंधा हो गया था। पता है आपको 1608 में उनका जन्म हुआ था, और अपन उसमें यदि 44 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपना, ये है 1652, ये आ जाएगा। And that own talent which is that to hide the figure of speech in the word talent, इस जो talent जो word है इसमें कौन सा figure of speech का यूज किया गया है? तो दोस्तों figure of speech आपको पता है जो talent शब्द है दो चीजों के लिए यूज हुआ है। एक तो जो जॉन मिल्टन का जो पोइटिक टैलेंट है उसके लिए यूज हुआ है, दूसरा जो अपने स्टोरी पढ़ी थी पैराबल ऑफ द गोल्ड्स ऑफ बैग, उस कहानी के अंतर्गत भी जो लॉर्ड ने कुछ टैलेंट देके गया था। तो ये दो जगह यूज हो रहा है। तो इस प्रकार की जो दो जगह यूज होता है वहां पर पन होता है दोस्तों, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पन, और बाकी ये सब गलत है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और पैराडॉक्स। और नेक्स्ट है एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड, हियर इन द पोएम द वर्ड टैलेंट रेफर, ये टैलेंट किसको रेफर करता है? फिर से वो क्वेश्चन है, तो अलग अलग क्वेश्चन बना है वो, वहाँ फिगर ऑफ स्पीच तो क्या था, जो है पन था, और ये रेफर किसको कर रहा है? टैलेंट ऑफ द अर्निंग मनी, धन कमाने की बात हो रही है, नहीं हो रही है। एंड एसेंट वेट एंड डिमोनिएशन ऑफ मनी, प्राचीन काल की जो तौलने की इकाई थी, रियल में थी लेकिन इस पोएम में ऐसा नहीं है, इसलिए ये सही आंसर नहीं होगा। थर्ड है मिल्टन्स पोएटिक टैलेंट विच गॉड हैज गिफ्टेड हिम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जो भगवान इस पोएम के अकॉर्डिंग। और लास्ट है द मनी गिवन बाय द मास्टर इन द पैराबल ऑफ द गॉड्स बैग, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। एज पर पोएम मिल्टन्स पोएटिक टैलेंट विच गॉड हैज गिफ्टेड हिम, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, तो कितनी साल की उम्र में मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे? एज ऑफ द 44 सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हाट डज लाइट रेफर टू, तो यहाँ लाइट किसको रेफर कर रही है? टैलेंट ऑफ द पोइट्री, आई साइट को, सनलाइट को और नन को। दोस्तों आई साइट की बात हो रही है ये। इस प्रकार से अपन ने 41 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों। अब ये और कोई क्वेश्चन यदि बनते हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। आपके कोई सुझाव हो तो वो मेरे लिए अमूल्य होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। फर्स्ट ग्रेड की पूरी तैयारी अपन व्यवस्थित रूप से करेंगे, अभी तक कोई डेट नहीं आई है। बहुत अच्छी तरह से मैं पूरा कंप्लीट कोर्स आपको एकदम इसी प्रकार से धीरे धीरे अच्छे से वीडियो बना करके कराऊंगा। आप लगे रहिए, बस इसको फेमस करिए ताकि मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिले। यही आपसे रिपेयर है, कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे काम हो रहे हैं। धीरे धीरे पढ़ते जाओ, कोरोना काल है, समय अपने पास बहुत सारा है। तो यही इसी आशा और आकांक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।